अब मरुस्थल से जे आई तब बताओ कि घास फूस हो आई नू कि केने चारागाह होला त चारागाह के खोज में आई कौन सकाई ना चल सक आई रहन चारागाह के खोज में भारत में केवल एंट्री मार ले आ कह देगा कि प्रथम शक राजा था मो प्रथम शक राजा मो काल पढ़ रही है कि सतवाहन सबसे ज्यादा किस सिक्के का प्रचलन किया था सीसा के सिक्का के सतवाहन सबसे पहले सोना के सिक्का किसने चलाया था हिंदी यूनानी चलाया यूनानी चलाया था सबसे पहले सोना के सिक्का चलाया ठीक हाँ और सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्का किसने चलाया था की चलाया था ना चांदी के कहता नहीं चांदी के सौटे चलेंगे सबसे पहले है ना मैंने ज्यादा मात्रा में अब हमनी के कुषाण वंश में पढ़ेगा ना कुषाण वंश पहलव के बाद कुषाण आए जो युचि और तोखरी भी कहलाए युचि और तोखरी भी कहलाए कौन कहलाए कुषाण की पहलव कुषाण पहले को जो पहलव के बाद आए कुषाण युचि और तोखरी भी कहलाए युचि नामक एक कबीला 5 कुलों में क्या हुआ है बटा हुआ है 5 कुलों में बटा हुआ है उन्हीं में से एक कुल के थे कौन कुषाण अब समझिए कहे के मतलब कि युचि तोखरी भी कुषाण के कहल जाता है लेकिन युचि जौन बाबा 5 कबीला में बटल 5 कबीला में से एगो कबीला के ही कहल जाला का कुषाण का ठीक और कि उन्हीं में से एक के कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक कुजू और विशेष था इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था कनिष्क इनकी राजधानी पुरुषपुर जरा के आज पेशावर पेशावर तो यहाँ पर बनाया था सबसे पहले कुजूर और विशेष ने अपनी राजधानी कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा कहाँ बा उत्तर प्रदेश पहला बन गई आज के युग में पाकिस्तान में राजधानी पेशावर और दूसरा राजधानी के बन मथुरा मंगलूर और कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवंत चलाया उसी का नाम दिया गया शक संवंत मत समझिए कि शक चल शक संवंत ना अपना लड़का के डाउट रहेगा किसने सब संवंत चलाया माने किसान के शासक चले है शक संवंत ठीक है 78 ईस्वी में चलाया जिसने भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता ये करे के भारत सरकार का शक संवंत के प्रयोग में लावत रहे वही कैलेंडर जो हमनी के पढ़े नहीं जानी ये चांद के थ्रू कैलेंडर शक संवंत में जो भारत में एंट्री मारले रहे ई कैलेंडर जो हटे ई चांद के थ्रू तो चांद के थ्रू होई तो समझ कि जब चांद के परिवर्तन होई 28 दिन के फिर बदलाव हुई फिर 28 दिन के बदलाव होला ना तो जान जा कि उतना ही दिन के एगो कैलेंडर बन कितना बनता है लेकिन कहे का मतलब कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ईसाई वाला यूरोप कंट्री के तो वो कैलेंडर में रहे सूर्य के सिद्धांत तो उ समझ कि सूर्य के सिद्धांत पर जो काम करी तो उ हमेशा काम करी क्या करी हमेशा काम करी यानी सालों भर काम करी साल भर के एगो कैलेंडर में साल भर हाँ हेलो काम ना क्वेश्चन कहाँ रही किसने चलाया 45 ने चलाया 78 ईस्वी में चलाया
ठीक, उन्हीं की अध्यक्षता में चलाया गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चाओवा ने कनिष्क को क्या किया था? हराया था। चीनी जनरल पेन चाओवा था, ये कनिष्क को क्या किया था? हराया था। प्रारंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में किस चीज का सिक्का चलाया? सोना के। अब यही लोग कहे तो मतलब चांदी के भारी सिक्का चले रहन शक, और सोना के भारी सिक्का में सलाही सिक्का कुषाण चलाया। शुद्ध सिक्का सोना के कही तो देखो शुद्ध सिक्का चले रहन सचोट देखा जाए। प्रारंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में सोना के सिक्का चलाए, ठीक है, जिनकी शुद्धता गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है, यानी कि कनियों से अच्छा रहे, गुप्त काल वाला से भी अच्छा रहे कनिष्क वाला। कुषाणों में सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का अच्छा, ये शुद्ध सिक्का सबसे ज्यादा कौन ना हो? कुषाण। और सर्वाधिक सिक्का कही तब गुरु ऐसे बा, और सबसे पहले कही तब ठीक। और कुषाणों में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्के जारी किए। जब आज उत्तर भारत बा और पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी इन्हें सबसे ज्यादा तांबा के सिक्का के प्रचलन हो गए, ठीक है। एक के ठीक मार लगा, कहीं सब कोई का सोना के सिक्का वाला क्वेश्चन बार बार दे देले बा, लेकिन की पूछली कि तांबा के सिक्का कनिष्क के शासन काल में कहाँ पर चलन है? अब पेशावर पहला राजधानी है, दूसरा का मथुरा, इन्हें पर चलित है तांबा के सिक्का सबसे ज्यादा। कनिष्क का राजवैद्य चरक, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें कितने भाग हैं? 8 भाग हैं एवं अध्याय 120। देखो जा, अब ई ना पूछी कि कनिष्क के समय राजवैद्य कौन था? चरक। ई मारिए देगा, पूछी कि उनके जो चरक संहिता से जो साहित्य लिखे थे संस्कृत में, उसमें कितने अध्याय थे? 120 लोग, और भाग कही 8। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश कहलाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का क्या कहलाता है? विश्व कोश कहलाता है। किसको कोश कहते हैं? चरक को, चरक संहिता को, चरक संहिता को कि डिक्शनरी के कहला शब्द को, माने जहाँ शब्दों का भंडार है उसे शब्द कोश कहते हैं। तो वैसा ही हो गई कि जहाँ विश्व के बारे में जितना चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलता उनका मिलता विश्व कोश हो गई, चरक संहिता में तारा मिलेगा, ठीक है। हो कह रहा है कि महाविभास, महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। तो देखा जाए अंतर दोनों में क्या? आयुर्वेद में विश्व कोश कह दी तो चरक संहिता हो गई, चरक और ये कह दी कि वसुमित्र वाला जो महाविभास विश्व कोश हो जाए के बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म के बारे में सबसे ज्यादा इन्हें शब्द डालल के ठीक मान वसुमित्र, सर्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्षक कनिष्क के दरबार में विभूति थे। मतलब वो भरी की सब रहन जा, नागार्जुन रहन, वसुमित्र रहन, सर्व रहन, महाचेत और संघरक्ष सब दरबार में रहते हैं। भारत
इसी नागार्जुन को कहा जाता है। समझ नहीं, भारत का आइंस्टीन इसी को कहा जाता है नागार्जुन। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। इसी में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत लिया था। तो आइंस्टीन से पहले सापेक्षता के सिद्धांत को नागार्जुन दे भले श्रेय लेवल आइंस्टीन ई बराबर mc²। हाँ, लेकिन इनका पहले इहे दे दिल समझ कि बहुत पहले हो गई। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक इसमें कौन था? वासुदेव। मालूम देखा जा वासुदेव दूगो मिला था यही दिन। देखा जा जिसे गिरिद्रथ दूगो मिला हो राजा। एगो रहे गिरिद्रथ पहिका, ऊपर लड़का रहे जरासंध। जानू उहे का मिले रहे कि कहा जौन गिरिव्रज के स्थापना कोई लोग करे, ठीक बा। आ राजगीर के स्थापना कोई है ऊपर बिंबिसार के। दोनों उहे क्षेत्र है, बस नाम के चेंजिंग है। अब कहती कि इहो गिलम गिरिद्रथ एगो आ एगो गिरिद्रथ हम मौर्य वंश से अंतिम हम वैसा ही देखा जाए। वासुदेव हम जवान ई वासुदेव कौरव वंश के पहिल का शासक हम। यह मरले रहन के करा के देवभूति के मरले रहन। ई कौरव वंश के स्थापना कैलन शुंग वंश के खत्म करके। अंतिम शासक रहे शुंग वंश के देवभूति। आ देवभूति के मरलन वासुदेव कौरव वंश के प्रथम शासक भैलन। यहाँ जो वासुदेव की दोसर याद देखा जाए कुषाण वंश के अंतिम शासक कह दी तो इहो वासुदेव। आ कौरव वंश के प्रथम शासक भी कही वासुदेव। जानू तो दूगो राजा बन जा वासुदेव। ध्यान रखे को ये करेगा कि लड़का कंफ्यूज हो जाओ नहीं। और कि कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह देवपुत्र की उपाधि किसने दी थी? चीनियों ने दी। आ चीने वाला हरैले रहे जनरल पेंचावा। पेंचावा का किले रहे हरैले रहे एकरा के कनिष्क। कह रहा है कि गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली के शुरुआत होने भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान जो पेशावर व पाकिस्तान में होने अतः मथुरा शैली के कहा कि मथुरा राजधानी बनैले रहे। तो मथुरा शैली के निर्माण कर मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो जगह जहाँ राजधानी रही वही सब मिलवे कह रहा है कि गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। आज भी जइबा तो तक्षशिला में रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कि रेशम मार्ग पर क्या नियंत्रण रखता कहे के मतलब कि रेशम के कहवा से उत्पादन होता, प्रोडक्शन होता, कहवा जाता सेल होता, इस सब मार्ग के डायरेक्शन के सब देख रेख के करा अधीन कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। कुषाण साम्राज्यों में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। किस लिए? रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के रूप में कराया था। रेशम मार्ग की शुरुआत कौन करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ। कहाँ हुआ था? चीन में। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र। ठीक है। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। तो आदि मथुरा का खातिर मशहूर रहे भरी वस्त्र खातिर वस्त्र निर्माण करते हैं। जिसे आज जइबा चामड़ा उद्योग में कानपुर टॉप पे चलेला, चेन्नई बा
चमड़ा उद्योग तब पे चले सब यही तो वैसा ही की वो गई वस्त्र खातिर मथुरा पूरा मशहूर है ठीक है ना आई रेशम कहाँ से लेवत रहता तो चीन से लाओ कहरे कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। यही देखा जाए गुप्त काल में बुद्ध के प्रतिमा बने लगा प्रतिमा के निर्माण होके स्टार्ट ठीक बा लेकिन खड़ा प्रतिमा एगो बैठक प्रतिमा एगो सुतल प्रतिमा अलग अलग आवेला बुद्ध के प्रतिमा देखल जा शयन मुद्रा में कहेला तो शयन मुद्रा में होला कि लेटल है से देखल जाता सुतल रहेलन उ महात्मा बुद्ध के प्रतिमा होगी चाहे एगो शयन मुद्रा में होगी कैसे ध्यान केंद्र में बालन उ एगो बैठल बालन हवा के मुद्रा में उ बानु आ एगो खड़ा मुद्रा में आ के बानु मुद्रा में बोले खड़ी प्रतिमा खड़ी प्रतिमा के निर्माण करे वाला के हो कुषाण हो ठीक है कुषाण काल में एकरा के ठीक नाम लिया जाए खड़ा प्रतिमा के देखा जा प्रतिमा के सबसे पहले शुरुआत के रहसन गौर पहले रहसन प्रतिमा सबसे पहले बनावे की स्टार्ट किया से खड़ा करे लेकिन खड़ा प्रतिमा लाई जब बुद्ध वाला खड़ा प्रतिमा तो कुषाण अब हम के जाने के बाद संगम और बानू अब एगो क्वेश्चन और एगो देला ध्यान दियाला कि वसुमित्र तो अध्यक्षता कैले रह लेकिन अश्वघोष कही नु कि जब चौथी बौद्ध समिति भई रहे कुंडल वन कश्मीर में तो वही जिलावा उपाध्यक्ष के काम कैले रह के अश्वघोष दुना देला एगो देखबा जता डैश टाइप के देख के वसुमित्र अश्वघोष लइका कंफ्यूज में बा सकते वसुमित्र का हमर अश्वघोष एगो अध्यक्ष रहना एगो उपाध्यक्ष रहना ठीक है ना आगे देखिए कह रहे कि संगम युग और संगम युग में 3 गो वंश चलत रहा तीनों अलग अलग क्षेत्र में मशहूर रहे एगो केरला में मशहूर रहे अब ये बता तनी आ एगो तो जाना के केरला में मशहूर हो गई एगो तमिलनाडु चेन्नई में मशहूर हो आ एगो हेने हेल बता आंध्र प्रदेश हो रे मशहूर 3 गो राज्य संगम में चलत रहे ठीक है संगम और देखा जाए कौन कौन वंश चलत रहे या एकरा बारे में देखल जाए ओकरे कहला चोल चेर पांडव ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास और जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे हम संगम साहित्य कहते हैं जितना इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होला इस संगम युग से ही प्राप्त होला ठीक है ना दक्षिण भारत के इतिहास और कि संगम शब्द का अर्थ है परिसर ये करेंगे पहले वाला गोष्ठी संगम शब्द का अर्थ क्या है परिसर इसी को गोष्ठी कहा जाता है जिनमें तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी संस्कृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था समझे कहे के मतलब कि जितना कवि रहन चाहे विद्वान रहन जवन पुस्तक के रचना करत रहन तो संगम के बीच का होता है कि और जितना होला कि सभा लागल बा चाहे बैठक होता चाहे राजा के समक्ष देखइब कि हम लाई वाली पुस्तक सही बा कि नहीं थे तो वैसे ही संगम में क्या होता है प्रस्तुत होता है अब तब वही दिन से निर्णय हो कि तार पुस्तक के प्रकाशन कई जाए ना कई जाए आगे बढ़ाओ ना बढ़ाओ तो एक बार निर्णय होता है तब जाके पुस्तक मतलब सही बात तो बढ़ावल दिया ना सही बात तो के रद्द कर दिया इसे आज देखे लगा इसे राष्ट्रपति कौन पुस्तक के विमोचन करेली आज के द्रौपदी मुर्मू चाहे प्रधानमंत्री कौन पुस्तक के विमोचन कर विमोचन मैंने प्रकाशन कर दिया कि पुस्तक हाईलाइट हो जाए हाईलाइट होली तो प्रधानमंत्री हई पुस्तक के प्रकाशन कैला हो विमोचन कैला हो तो एक के टुका कर देखे लग लोकप्रिय आदमी से ही पुस्तक के विमोचन करावल जाला जानता हो जन बात है काहे कि
पुस्तक के तनी बढ़ावा मिले, आदमी ज्यादा से ज्यादा ये पुस्तक के खरीदो, ये बारे में जानो कि एकरा बारे में का देले बा, कौन चीज के बारे में बा आ का देले बा मानू। तो वैसा ही संगम युग में होत रहे, यही सब वही से कभी विद्वान हो बढ़िया हो। और सुनिया जाए कहता है कि अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष क्या करता था, प्रस्तुत करता था कवि चाहे लेखक। इसकी संस्कृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव। हाँ, अब एगो पुस्तक के अगर मान तनी कि ओकरा के देखल सही बा तो ओकर छपैया धड़ लाख में 1000 में होखे लगी पुस्तक बेचाए खातिर बानू। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनके में संगलित साहित्य को ही संगम साहित्य के संज्ञा प्रदान की गई है। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक पानी रौजा से एने से जइबा ना पानी साइड हो जियो पानी रौजा से जवन जाला ना विद्यालय बहुजी चौपटी विद्यालय काला ओई जिनवे से पानी साइड होबा ना कहू है जाके देख लियो पता कर लियो में चल अरे पानी रौजा के गेट बा गेट ले आके इधर बा ऊपर भी तो हम नहीं ना हां ऐसे से लगा हम पानी रौजा के गेट पर पानी साइड से ही बात अरे पूछबा तो ना जानकारी होगी जब हमारे को सब कभी या तो कोई आदमी पूछबा तो नहीं यार तब बता तो हम नाम क्वेश्चन कि तीनों संगम को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी गई। संगम साहित्य का संग्रह कब से कब तक मिलता है 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, मतलब कहे का मतलब 600 ईस्वी तक की छल माने 600 वर्ष तक मानो ईस्वी ना 600 वर्ष हो ना नहीं 600 तमिलों द्वारा विधिक सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। संगम साहित्यों का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पथितु पथु पतथु पातु, दूसरा इथतु इथु तीसरा आदि नेम अलग अलग नाम का तिरुवल्लुवर पुराण तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तिरुवल्लुवर कृत पुराण तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। ये तिरुवल्लुवर के कहानिया की प्रतिमा बनाओ फ्रांस में, ये तिरुवल्लुवर के जन्म भइल बा वही दिन पे दिवस मनाओ तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर यही संगम में जुट के का हम कवि हो नहीं इस तरह से बहुत क्वेश्चन बने अभी करेंट में आई जी सब तिरुवल्लुवर के पुस्तक कौन हटे पुराण तमिल साहित्य का एक ग्रंथ पता है। इसके विषय आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं परिणय से संबंधित है। ये में कहे का मतलब कि 3 गो चीज के बारे में झेले बा।
पकड़ी भर विषय है। आचार शास्त्र, राजनीति और आर्थिक जीवन एवं निर्णय। कह कि तमिल किंवदंती के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुचंगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम, प्रथम संगम, दूसरा मध्य संगम, तीसरा अंतिम संगम। देखा जा पहला के प्रथम संगम के प्रमुख संगम भी कह सकेला, दूसरा हम मध्यम संगम यानी दूसरा संगम, और तीसरा संगम माने अंतिम होगी। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं, माने अंतिम संगम के ही इतिहासकार का माने संगम काल माने लो। और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। संगम है पौराणिक मानते हैं, जो पहले संगम ना पहला और दूसरा के पौराणिक संगम मानते हैं, और तीसरा वाला को संगम काल मानते हैं। पौराणिक मतलब होला कि प्रार्थना से वैदिक पुराना बढ़िया से चलल होता है। अब देखा जाए कि ये तीनों अलग अलग दिने बा। देखा जाए दिने वाला स्थान कब कब एकर भइल है स्थापना। देखा जाए का कहता कि मदुरा स्थान है, समुद्र में ई विलीन हो गया। मथुरा ना है, मथुरा तो उत्तर प्रदेश में है। मदुरा स्थान है, आज जो तमिलनाडु में का समुद्र में समाप्त हो। एक अध्यक्ष रहन भरी के अगस्त ऋषि रहन। कहे कि संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ भरी कौन कौन रहे। प्रथम संगम जब चल रहे संगम में वो भरी रहे अट्टियम और अट्टियम परिपदान, दूसरा मधु नाराय, तीसरा मुडुकुरुकु, चौथा कलारी आदि रहे। कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है, माने आज के युग में ये चारों जो बातें ग्रंथ कि आज के युग में प्राप्त नहीं विलुप्त होगी। कि जब वो भरी के युग व्यवस्था रहे आ वही स्थान पे ऑफिस होई ओकर आ रखाई हुई बानू। इसे मान ली सासाराम के बारे में तारा जानकारी मिली, तो सासाराम की सब पुस्तक जवन भी करे जानकारी मिली। या सासाराम मान लो समुद्र में डूब गई। एक बात कहता नहीं तो एक बार साक्ष्य मिली पानी में ओकर में कोई जगह कब दवाई तो पानी में के और दवाई पीछे छोड़ दे कानू अब ऊपर वही लौकी तो पानी में तो ऊपर तब न माल तनी को ऊपर माटी के लेयर चल तो समुद्र में माटी खोदे जाएगा। ऊपर माटी खोदाते नहीं समुद्र में सांस लिया दुल्हन बाग में माटी खोदाई हो जानो जवन चीज लौके ला उहे प्राप्त कर जाला समुद्र। बाकी ना समुद्र में सारा पहाड़ भाई से एक बार समुद्र में भी भाई पत्थर होता बाकी ना समय लगी ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा खर्चा पड़ेगा। तो ई सब का हुआ ग्रह डूब गई। क्लियर हो गई। आई संगम प्रथम संगम कब से कब चल रहे तो देखा जाए चल रहे कब 4440 वर्ष पूर्व। आज से मनबत तब से 2000 की हो गई 2000 हो गई हाँ 2000 वर्ष वाला ईसा पूर्व पहले हो गलू तब वो घड़ी के संगम युग के प्रथम युग संगम मालूम। और दूसरा का कहता कि 11 से 37 वर्ष पूर्व हाँ 3700 वर्ष पूर्व यानी 2000 की हो गई। 1700 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व मान लो कि 1700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का हो रहे समाप्त हो जाए नो। तो सिंधु सभ्यता के बेली संगम युग का दूसरा का रहे मालूम। कहता कि माने इतना बड़ी पूर्व तो आज से ईसा पूर्व थोड़ी पड़ा तो आज से 2000 की हो गई है।
संगम के दूसरका युग पहिला युग पहिलका युग रहे दूसरका युग तो समाप्त हो गए सिंधु सभ्यता तब 1750 में हाँ समाप्त ना हुई है। अब देखा जाए तीसरका संगम युग कही तो ई हटे 1850 वर्ष पूर्व तो मान ला कि ये हो गया तीसरे संगम युग के देरी के जौन है बराबर 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक में आना जाए मिलावा जाता अरे 2000 बानू 2000 में 300 घटाइब तो 1800 ईस्वी 300 घटाइब या 1800 घटाइब तो 300 ईस्वी ना जाई 2000 वर्ष बा 2000 वर्ष तो एक में से 1850 वर्ष घटा देगा तो तहार 250 वर्ष ना बाकी 250 ईस्वी ना लगी हो पहले तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बारे में जानकारी मिली कि ना मिली तो यही से जितना भी अंतिम मोला के काटी ले बाबा सती एकरा बारे में साक्ष्य प्राप्त दिया तो एकरा बारे में कुछ पहले बाबा सती ई का बा अंतिम युग के ही एकनी के बढ़िया युग माने ले रहे परा पढ़ो हो जानू कि है क्या देले बा देखा जा इतिहास का तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं हाँ दुगो पौराणिक हो गई आई तीसरा के बारे में जानकारी ये से मिल जाता कि ई कब के घटना है तो घड़ी तार शक रहन चाहे कुशाल रहन चाहे गुप्त वंश रहन मानू वो घड़ी के घटना हटे ना हो ईस्वी के घटना तो एक बारे में जानकारी मिली ना मिली हाँ अब देखा जाए क्या कहता है क्वेश्चन आगे कवियों और विद्वानों की प्रसिद्ध परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नयनार कहला तिरुना बुक रसूल जिसको अपार की संज्ञा दी गई है उसी ने किया है याद लो संगम नाम के दिल रहे ई दिल रहो तिरुना बुक रसूल एकरा के अपार कहला संगम नाम दिल रहो दी है ठीक बनू हां एकरा के ठीक मार लियो जा कि संगम नाम किसने दिया था संगम युग को सैयद अपार तिरुना बुक रसूल। अब दूसरका एकरा में देख लिया दूसरको के बेरी अध्यक्ष के बा अगस्त्य बा ना एकरा के बेरी देखा जा का देले बा कहता कि कपाट पूरब अलय वायु ई भी समुद्र में का हो गया है विलुप्त हो गया है तो एकरो बारे में यही से जानकारी ना मिलेला कतनो ऊपर भूमि पे तू गाढ़ा कोनो तरह जीव ना मिली काहे कि समुद्र में का हो गई अब देखो एकरा बारे में कहता कि कौन ग्रंथ रहे कर मतलब ठीक है ना ग्रंथ कहता कि टोलकापियम पढ़ल बा जानू बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है टोलकापियम को ही तमिल व्याकरण माने एकरा बारे में जानकारी हुई था टोलकापियम तमिल व्याकरण एकरे के कहल जाला रचनाकार हवन एकर टोलकापिय के ह टोलकापियम के टोलकापिय ह माने उनके नाम से बा टोलकापिय नाम ह और टोलकापियम ग्रंथ है आ एकरे के तमिल व्याकरण कहल जाला कहल तीसरा संगम युग में के स्थान कही तो मदुरा है ठीक बानू जब समुद्र में विलीन बाटे लेकिन ई मदुरा के जब ई बाटे ई समुद्र में विलीन नहीं थे इसना होला आधा भाग डूब गइल आधा भाग तो वैसा ही होई करे कि नकीर एकर अध्यक्ष का हम अध्यक्ष कदी कि न दू न होकाय ग्रंथ है उरुन धोकाय ग्रंथ है नत्री नई ग्रंथ है एन कुरु गुरु ग्रंथ है परिपादम निग्रंथ उठू ग्रंथ बरी ग्रंथ तेरी सय तथा सित्री सय ई सब ओ भरी के ग्रंथ है तीसरा युग आगे देखा जाए संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत कौन कौन से अशोक के अभिलेख में चोल चेर पांड्य के बारे में बताया गया है कि अशोक के अभिलेख में केकरा बारे में जानकारी मिलेगा चोल चेर पांड्य के बारे में हाँ छेला
बारे में की जानकारी पहले बा अभी देखो में देखो जब चोर शेर और मालूम है कलिंग उड़ीसा के कि मेगा स्तनिक अस्ट्रेगो किलनी टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम दक्षिण भारत के बीच वाणिज्य व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। मेगा स्तनिक अस्ट्रेगो किलनी और टॉलमी की सब दक्षिण और पश्चिम भारत के बारे में व्यापार के बारे में क्या कह रहा बताइए और कि कलिंग के खारवेल हाथी गुफा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। तो तू ही बताइए उड़ीसा बा दक्षिणे में आ वही जे आंध्र प्रदेश सटते बा तमिलनाडु के सब होनी बोलिए तो ऊपर के भीड़ी गांव से बोले के बारे में जानकारी मिली कि ना मिली। तो यही से पूछ दी कि कलिंग राज खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में मिली कि ना मिली। तो संगम युग के बारे में जानकारी मिली इन्हें अशोक के भी अभिलेख में जानकारी चोल चेर पांड्य तीनों जना के बारे में जानकारी मिली। और कि 8वीं सदी ईस्वी आगे देखो 8वीं सदी ईस्वी में याना और के हास्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। तो 8वीं सदी में क्या हुई है कावना में तो इरय या नाथ और कोरुल में की जानकारी मिलता है तीनों संगम। अब कह रहे हैं कि इलांगो कृत शिल्पाधिकारम इलांगो के कौन कृत है माने ग्रंथ शिल्पाधिकारम पायलो की गीत ये करे के क्या कहल पायलो की गीत ना होला कि पायल बजावत तनी छम छम डांस करत तनी तो ये पायलो की गीत वाला है एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। तमिल व्याकरण के रूप में कही तोलकाप्पिय तमिल के राष्ट्रीय काव्य के रूप में कही तो शिल्पाधिकारम ध्यान देवे कोई दोनों में कौन सा डिफरेंट मालूम हो कह कि राष्ट्रीय काव्य के रूप में जाना जाता है शिल्पाधिकारम एक लेखक हम इलांगो और है कि इसमें कितने सर्ग हैं सर्ग जिन्हें कितने खंडों में लिपिबद्ध किया गया है तो 3 खंडों में कितने खंडों में 3 खंडों में सर्ग बा 30 गो कुछ हो ना जिसे कैसे भाग अध्याय कहत पाठ सर्ग 30 गो बा खंड कर बा 3 गो। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य शिल्पाधिकारम इसका है बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलम उसकी पत्नी कलगी एवं नर्तकी माधवी का प्रेम कहानी है। एक में का मिलेला तो शिल्पाधिकारम में अब मिलेला कि कावेरी पट्टनम के कोवलम राजा रहन कावेरी पट्टनम के जिसे कावेरी नदिया बहेला ना तो कावेरी पट्टनम वही था जिसे ना कहला विशाखापट्टनम तो वैसे ही कावेरी पट्टनम का जगह तो कावेरी पट्टनम के राजा रहन कोवलम उनकर मेहरारू रही कलगी आ एगो नर्तकी रही ओकरी डांस जेकर नाम रहे माधवी ये तीनों जना के प्रेम कहानी ठीक बा मरद मेहरारू एगो डांस प्रेम कहानी यही शिल्पाधिकारम कह रहा है कि मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी
व्यापारी शीतलय सपना ने मणि में कलय की रचना की। मधुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी एगो रहे जेकर नाम रहे का छी शीतलय सपना। एकर ग्रंथ बाटे मणि में कलय। मानो अच्छा अब कहब जाकि संगम युग में कैसे तो बौद्ध धर्म एंट्री मार देलक। तो वो हरि अशोक रहे तो अशोक एने से श्रीलंका भेजले रहे अपन बेटा बेटी के बौद्ध धर्म खातिर प्रचार करे। तो तोहन जमाना बताइए कि हमारी हवाई जहाज से थोड़ी भेजी। कहे का मतलब कि तमिलनाडु और उड़ीसा में एंट्री मारो मालू। यही से जाने कि ओनहु धीरे धीरे जब हमनी के श्रीलंका में प्रचार करे खातिर अशोक भेज देता हन तो अपन भारत में ना भेज दन। तो एनहु बौद्ध धर्म के प्रचार रहे इतिहास मालू। कह रहा है कि मधुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सपना है और इनके ग्रंथ है मणि में कलय। इसमें 30 स्वर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। 30 स्वर्गों के बाद में एगो का बा प्रस्तावना भी बा। देखो तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाला कि यही से हिस्ट्री बार बार पढ़े कि तनी सा मिस्टेक मरबा कंफ्यूज हो रहता हो जानू। वो हमें का मिलल खाली 30 गो स्वर्ग मिलल शिल्पाधिकारम आ 3 गो खंड मिलल। लेकिन ये हमें मणि में कलय मिलल 30 गो स्वर्ग के साथ साथ एगो प्रस्तावना। वे कहला प्रस्तावना हम भारत के लोग आज के युग में से वैसा ही ओकरी एगो प्रस्तावना रहे मणि में कलय। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें क्या दिया जाए देखो बौद्ध धर्म के साथ साथ देखो इनका के जैन के प्रभाव भी देखा कि बनवा जैन धर्म और बौद्ध धर्म होगा मिलता जुलता कुछ शब्द रहबो कर जाए। इसमें राजकुमार उदय कुमार एवं मणि मकलय कुवल नर्तकी माधवी की पुत्री एवं नर्तकी माधवी की पुत्री प्रेम कहानी। देखो और केकर प्रेम कहानी दिया वो भरी रहे कोवलम राजा मेहरारू करेगी नर्तकी माधवी की 3 जना के प्रेम कहानी का में रहे कावेरी पर्सनल के शिल्पा देवी में वो में आज ये हमें देखा था का कहता ये हमें कहता कि ये हमें कहा कोवलम राजा आयोग माधवी ना माधवी के पुत्री के प्रेम कहानी देख लो राजा के कौन चक्कर मानो और पुत्री के प्रेम कहानी के बारे में जानकारी और कि इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक और शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई। इससे मतलब दार्शनिक के बारे में जानकारी और शास्त्रार्थ के बारे में जानकारी गलत जानकारी ना ली पर कि इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। सही बात से शास्त्र नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दंडी दीननाथ नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। केवल पर आधारित बा न्याय प्रवेश पर आधारित बा प्रेम कहानी और कि जीवन चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। संगम काल के बाद में के रचना है जीवक चिंता। इसकी रचना का श्रेय किसे जाता है? जैन भिक्षु तिरुक्त देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्त देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गए। इनकरे कहे का मतलब कि जीवक चिंतामणि के रचनाकार को अधिक तिरुक्त देवर मालूम पहले चोल राजकुमार रह
सबसे प्रसिद्ध तिरुकुरल क्या है? सबसे प्रसिद्ध। और कि राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन की इरामा अवतारम मतलब हमनी को राम के रामायण कहे नहीं जानू तमिलनाडु में रामायण जौन बा न ओकरा के इरामा अवतारम के नाम से जानल जाला। समझाई वे रामायण के माने शब्द बोले तमिल में इरामा अवतारम वे जगह की राम कथा के अनेक तमिल संस्करण है जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन की इरामा अवतारम है। के लेखक है कम्बन चले मालूम कि कम्बन की इरामा अवतारम। संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में क्या किया गया? बांटा गया है एक औटकम और पूरक। संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है औटकम और पूरक। औटकम काव्यों का मूल विषय प्रेम संगम प्रसंग है जबकि पूरम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है। युद्ध के बारे में जानकारी दिलेगा कौन है? पूरम लड़ाई भई है ओकरा बारे। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों का चोल चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व कहेगा पांड्य। देखा जा उत्तर पूर्व कहता उत्तर में और पूर्व में रहे चोल बाबा दक्षिण हाँ दक्षिण पश्चिम में माने केरला में कही चेर और दक्षिण में पूर्व में कही पांड्य। एक मतलब पांड्य बड़ा नीचे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर में बड़ा चोल उत्तर में पूर्व में हो गयो और दक्षिण पश्चिम का मतलब केरला में हो गयो फिर चेर। संगम विभिन्न राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? चोलों का राज्य है ना यह दक्षिण बेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी चोल वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक और यही से काल चला दिए ध्यान रखिएगा कि कारिकल जब महत्वपूर्ण बात सब काल खत्म कर दिए। अब कोई डाउट भई ना बुझाई हम क्लियर एकदम कहानी कौन भई बा घटना कौन राजा रह कौन ग्रंथ रह से अध्यक्षता के रहे और पहले ना बालू मेरे मन पद और हम के काल से पहले रहे हो स्पीडी में भाई चला रहे बड़ा छोटा और ये चला कर है ना लंबा चला जा देखा जा और है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कहीं तो राजस्थान मध्य प्रदेश देल ऑप्शन में ध्यान देवे राजस्थान हाँ बड़ा राज्य जनसंख्या में कहीं तो उत्तर प्रदेश और छोटा के राज्य क्षेत्रफल में कहीं तो गोवा जनसंख्या में छोटा कहीं तो सबसे ऊंची चोटी केटू या गौरी और ये पीओके में बा पाक अधिकृत कश्मीर में। सबसे लंबी नदी गंगा चौड़ी कही तो ब्रह्मपुत्र हाँ एक 25 लंबाई है गंगा के ब्रह्मपुत्र के कही तो लगभग 29 किलोमीटर 2880 देला सिंधु के। तब ये कहेला कि कौन सी नदी लगभग बराबर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और एक क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी नदी सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की सहायक है गोदावरी 1465 हाँ और है कि कावेरी के पूरा प्रयाग
सबसे लास्ट में कावेरी भी है ना, कृष्णा बीच में ना। हाँ तब गोदावरी का 1465, हाँ और 1401 हो कृष्णा के, आ पूरा पूरी 800 कही नू तो ऊपर कावेरी सबसे नीचे। हाँ कि सबसे नीचे, अरे देखे मैप नहीं पता चले वैसे बा मैप, तो नीचे वाली नदी छोटे हुई, ऊपर वाली नदी बड़ हुई। आगे देखा जाए करे क्वेश्चन कहाँ रही है। हाँ सबसे लंबी सहायक नदी जमुना, ऊंचा झरना चौड़ाई में कही तो जोग और गोर सफाई करे कहला। हाँ आ कदी सबसे बड़ी झील दुर्लभ झील, सबसे ताजे पानी के मीठो झील कही पाला में दुर्लभ झील जम्मू कश्मीर। खारे पानी में सबसे बड़ी तटीय झील कही चिल्का झील। हाँ आप क्या कहते जा करे कि सबसे ऊंची झील चुलामू झील सिक्किम में बा, वही जैसे निकल ले कौन नदी, तीस्ता नदी चुलामू झील। सब बड़ी कृत्रिम झील कही तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। देखो जा दू गो बा, एगो गोविंद सागर झील बा आ एगो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बा। तो गोविंद सागर झील बा हिमाचल प्रदेश में, आ गोविंद बल्लभ पंत सागर झील बा कृत्रिम झील ह ई ह तहार निहंद जब। हां ई का काला उत्तर प्रदेश जौन है 4 गो राज्य सटेला यही झील ऊ हर गोविंद सागर झील आई कृत्रिम झील। आगे देखा जाए लंबा समुद्र तट मरीना बीच कहाँ है, चेन्नई। एक और सबसे लंबा समुद्र तट है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, आ छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। ठीक है ना। आ कह देगा कि लंबी तट रेखा प्रायद्वीपीय वाला राज्य कहता, प्रायद्वीपीय राज्य कही तो आंध्र प्रदेश। ऊंचा बांध टिहरी बांध ऊंचा बा सबसे, भागीरथ कहाँ बा, भागीरथी बिलागना नदी उत्तराखंड में। आ लंबा बांध कही तो हीराकुद बांध महानदी से बा, 26-27 किलोमीटर बा लंबाई उड़ीसा में। ठीक कह देगा कि गुरुतवीय बांध कही और भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में। तो आ रहा है क्वेश्चन की लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। आइए हमें दे लेगा NH 548 हो गई बा, चाहे NH 118 बनो हुई। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, बड़ा रेगिस्तान थार, बड़ा डेल्टा सुंदरबन, लंबा नदी पुल कही भूपेन हजारिका सेतु। हाँ वो नदी पुल है। सबसे लंबी सड़क पुल कही, सड़क सुरंग कही सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। आ लंबी रेल सुरंग कहला तब है जवाहर सुरंग, ये करे के पीर पंजाब जम्मू कश्मीर कहला। करे कि लंबा रेल मार्ग कही डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली कर्नाटक, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। ठीक है ना। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र, तब महावीर चक्र तब वीर चक्र। सबसे ऊंचा जलप्रपात उत्तल कर्नाटक, लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा में बा। ठीक है। बड़ा लिवरपुल कही हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल। गहरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा पर गहरी नदी घाटी। और है कि सर्वाधिक वर्षा होता है मानसीराम मेघालय में, और ये पहले चेरापूंजी। ऊंची मीनार कुतुब मीनार कहाँ है, नई दिल्ली। सबसे न्यूनतम वर्षा होती है लेह में। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर, बड़ा मस्जिद कही जामा मस्जिद दिल्ली वाला, बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा, बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला, ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर, उमानंद सबसे छोटा द्वीप नदी द्वीप
इहो ब्रह्मपुत्र नदी पर 20 किलोमीटर बाद कह देगा कि सबसे बड़ा आवास माने भवन राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा काहे कि कारण में जानू हम कि राष्ट्रपति 365 दिन में 365 दिन में घर में रहे हेलो और एक सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली आज सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश में कहाँ बा ये लोरा एकरा के हे हिना अब काल से एकरा के चला दिए कौन जौन सरकार बाटे भारत और विश्व में भौगोलिक उपनाम जौन दिले बा एकरा के लोकसभा के प्रथम महासचिव एकरा के चला दिए ये सही चेयरमैन को